नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी अडानी पर मोदी सरकार की मेहरबानी की। बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कैसे की बीजेपी की घेराबंदी। जानेंगे कि किसानों के ऐलान से क्यों मुश्किल में आई खट्टर सरकार। उत्तराखंड में भी मुश्किल में बीजेपी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद सत्र को लेकर उठते सवाल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की बढ़ी परेशानी। टिकट मिलने के बाद सरला मुर्मू ने छोड़ी पार्टी। मुर्मू सहित 5 टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल। संसद में कल से सामान्य कामकाज। लोकसभा राज्यसभा में स्वास्थ्य मुसीबत के पहले जैसे होगा काम। आज से दूसरे चरण की हुई है शुरुआत। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस अपने ब्लॉक अध्यक्षों को देगी ट्रेनिंग। प्रियंका गांधी करेंगी वर्चुअल संबोधित। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 35 अंकों की बढ़त के साथ 50,441 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 18 अंकों की बढ़त के साथ 14,956 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। एक साल से देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ बड़े उद्योगपतियों की कमाई में इस दौरान जमकर इजाफा भी हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में ही सरकार को इस मामले में घेरते हुए कहा था कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। राहुल का इशारा साफ साफ अडानी और अंबानी की ओर था। और अब आरटीआई से जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि सरकार से अडानी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वेब पोर्टल द वायर हिंदी में छपी एक खबर के मुताबिक साल 2018 में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2013-14 से 2015-16 के बीच एफसीआई ने हरियाणा के कैथल में अडानी समूह के गोदाम में इसकी क्षमता के अनुसार गेहूं नहीं रखा और खाली जगह का किराया भरते रहे, जिसके चलते करदाताओं को 6 करोड़ 49 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की उस रिपोर्ट में संशोधन कराने की कोशिश कर रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसके अधीन एफसीआई आता है, उसके द्वारा कैग को पत्र लिखकर मांग की गई है कि रिपोर्ट में संशोधन किया जाए। मंत्रालय ने यह दावा किया कि जिस आधार पर इस अतिरिक्त खर्च का आकलन किया गया है वो सही नहीं है। हालांकि कैग ने इस मांग को मानने से इनकार किया है। द वायर द्वारा सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून के तहत प्राप्त किए गए 88 पेज के अतिरिक्त दस्तावेजों से ये जानकारी सामने आई है। इन फाइलों में शामिल कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि 2013-14 से 2015-16 के बीच उस स्टोरेज क्षमता के लिए भी अडानी की कंपनी को 24 करोड़ 28 लाख का भुगतान किया गया, जिसका एफसीआई ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। इस दौरान 11 महीनों में अडानी साइलो में कुल 5,18,000 टन जगह खाली पड़ी रही। एफसीआई ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन किराया भरते रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-14 से 2015-16 के बीच कैथल साइलो कई बार खाली पड़ा रहा। 14 अप्रैल 2014 को ये 1,33,000 टन कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में 67% खाली पड़ा रहा, जबकि पेहोवा, पुंडरी और पाई में राज्य के गोदामों में गेहूं पड़ा हुआ था। सरकार के पास आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भले ही पैसे की कमी हो, विकास के नाम पर डीजल पेट्रोल को लगातार महंगा कर रही हो, लेकिन उद्योगपतियों को राहत जरूर पहुंचाई जा रही है, जबकि राहत की जरूरत आम लोगों को है जो महंगाई से परेशान हैं। और इसी महंगाई को लेकर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम कल कोलकाता में थे तो ममता सिलीगुड़ी में रोड शो कर रही थी। ये रोड शो महंगाई को लेकर था। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता ने रोड शो किया था, जिसमें लोगों का जबरदस्त हुजूम उमड़ा था। और आज महंगाई के मुद्दे पर ममता ने कोलकाता में रोड शो किया, यानी साफ है कि ममता बनर्जी ने इस बार महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। महंगाई का मुद्दा हमेशा से ही केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को परेशान करता रहा है। इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और महंगाई नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। पेट्रोल देश में कई जगह 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है, तो डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 2 महीने में 200 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। चुनाव से पहले महंगाई बड़ा मुद्दा बन गई है। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी के बीच काफी करीबी मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन महंगाई का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ रहा है और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया
है कि महंगाई का मुद्दा वो छोड़ेंगी नहीं। कल सिलीगुड़ी में ममता ने कहा था, यदि सरकार राशन फ्री में बांट सकती है तो फिर उसे रसोई गैस फ्री में बांटने में क्या परेशानी है। सरकार को रसोई गैस फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए। ममता के इस बयान ने बीजेपी की उस रणनीति पर पानी फेर दिया है जिसमें वो उज्ज्वला योजना के सहारे वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी। ममता ने महंगाई का मुद्दा बना लिया है तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल का कोई भी बीजेपी नेता नहीं दे पा रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से जोड़ने की दलील दी जा रही है, लेकिन ये दलील भी कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि 6 साल पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल थी तो उस समय भारत में पेट्रोल 70 रुपए लीटर चल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत $65 के करीब है और भारत में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में महंगाई का मुद्दा बीजेपी की उम्मीदों को धूमिल कर सकता है तो किसानों का गुस्सा हरियाणा की बीजेपी सरकार की विदाई करवा सकता है। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव आएगा और किसान मोर्चे ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी विधायकों पर दबाव बनाएंगे जिससे वो सरकार के खिलाफ वोट डालें। तो क्या है किसान मोर्चा की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान और मोदी सरकार के बीच आर पार का ऐलान हो चुका है। जहां किसान कानूनों को रद्द करवाए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं मोदी सरकार भी अपनी जिद नहीं छोड़ रही है, जिसका नतीजा है कि किसानों के साथ साथ विपक्ष के तेवर कड़े हो गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो मोर्चा खोल ही रहे हैं, वहीं हरियाणा में तो हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस ऐलान से पहले खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे सीएम खट्टर की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वो 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के विधायकों पर दबाव बनाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने हरियाणा के किसानों और राज्य के निवासियों के लिए जारी एक वीडियो अपील में कहा कि किसानों और अन्य निवासियों को बीजेपी जेजेपी के विधायकों से उनके घरों और कार्यालयों में संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको विशेष रूप से बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव डालना चाहिए क्योंकि केंद्र किसानों की मांगों पर सहमत नहीं हो रहा है और उसने 1 महीने से अधिक समय से चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 10 मार्च को राज्य विधानसभा में लाया जा रहा है जिसमें सभी मिलकर सहयोग करें। हम एक पत्र भेजेंगे जिसे आपको ले जाना चाहिए और इन विधायकों को बताना चाहिए कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहिए ताकि खट्टर सरकार को पता चले कि लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और जो सरकार विरोध करती है उसे सबक सिखाया जाएगा और 10 मार्च को वे इस सरकार को गिराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। वहीं किसान मोर्चा की इस अपील से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी दबाव में हैं। उन्होंने इशारों में सीएम खट्टर को आंख दिखाते हुए कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। चौटाला के इस बयान से साफ है कि वो किसान आंदोलन से दबाव में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक साफ तौर पर बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से किसान और विपक्ष आवाज उठा रहे हैं उस हिसाब से सरकार गिरने की संभावना बढ़ती जा रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार मुश्किल में फंस गई है। बीजेपी के पास तो पहले से ही बहुमत नहीं था, जेजेपी के सहारे ये सरकार चल रही थी, लेकिन अब जेजेपी मुश्किल में है तो खट्टर की सरकार भी मुश्किल में आ गई है। वैसे मुश्किल में तो बीजेपी की उत्तराखंड सरकार भी आ गई है। उत्तराखंड में 1 साल में ही चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी के सामने दोहरी मुश्किलें खड़ी हो गई है। पार्टी में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के 2 दर्जन से अधिक विधायक, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं, सभी 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद आनन फानन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दखल देना पड़ा है। सभी बागी विधायक और मंत्री इस समय दिल्ली में हैं, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान ने सीएम रावत को दिल्ली तलब किया है, जिसे लेकर अब उत्तराखंड से दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह किसी और को सीएम बना सकती है। पार्टी के आलाकमान ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व रावत की जगह अनिल बलूनी को उत्तराखंड का नया सीएम नियुक्त कर सकता है। अनिल बलूनी को पीएम मोदी के सबसे करीबी नेताओं में माना जाता है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी अच्छी नजदीकी है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नए सीएम की रेस में बलूनी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है।
फिलहाल अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन बलूनी के अलावा शीर्ष नेतृत्व और भी नाम पर विचार कर रहा है, जिसमें चोपटा खाल से बीजेपी के विधायक सतपाल महाराज, श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत और अजय भट्ट के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कई मंत्रियों और विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद बीजेपी आलाकमान ने शनिवार को 2 केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षण बनाकर देहरादून भेजा था। देहरादून पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कोर कमेटी के सदस्यों की राय ली। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी लंबी चर्चा की और दिल्ली लौट आए। वहीं अब मुख्यमंत्री खुद भी सोमवार को दिल्ली तलब किए गए हैं। बीजेपी को अभी से ही विधानसभा चुनावों की चिंता है, इसलिए उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अब चुनाव तक बीजेपी और कमजोर होगी या पार्टी में मजबूती आएगी, ये बीजेपी की रणनीति से ही तय होगा। दूसरी ओर बिहार में जरूर तीसरे नंबर की पार्टी बनी जेडीयू को मजबूत बनाने की कोशिशें नीतीश कुमार की ओर से हो रही है और अब जेडीयू को इसमें बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। तो कैसे मजबूत हो रहा जेडीयू, देखिए इस रिपोर्ट में। उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहा करते थे, लेकिन 2014 आते आते नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच दूरियां बढ़ गई। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले जेडीयू छोड़ा, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा बना ली, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा वापस अपने पुराने घर लौट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच दूरियां कम होते हुए दिख रही थी। विधानसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था, वहीं जेडीयू को भी कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद से ही रालोसपा के जेडीयू में विलय की चर्चाएं शुरू हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू नेताओं से मिल रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के IGIMS हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन ली। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा से जेडीयू को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जेडीयू से अलग ही कब थे, जल्द ही पार्टी का जेडीयू में विलय होगा। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से तो यहां तक इशारा कर दिया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये विलय 10 दिनों के अंदर ही हो जाएगा। 14 मार्च को विलय की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने से जेडीयू को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समुदाय से आते हैं, जिनकी राज्य में 5% आबादी है और इस समुदाय पर उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी अब तय हो गई है, लेकिन क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी घर वापसी होगी, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि आज राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट में। 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी। जब वो लोकसभा सांसद थे तो हर मुद्दे पर सदन में कांग्रेस की ओर से चर्चा में वो भाग लेते थे। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो सिंधिया मंत्री भी बनाए गए। कांग्रेस कार्य समिति में भी उन्हें जगह दी गई, जिसमें पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल नहीं हो पाते। सिंधिया कांग्रेस के पोस्टर बॉय कहलाते थे, लेकिन फिर भी सिंधिया को कांग्रेस में कुछ कमी दिखाई दी और उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंधिया के पाला बदलने से नुकसान कांग्रेस को भी हुआ, खास तौर पर मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस की सरकार ही चली गई। लेकिन सिंधिया को भी शायद अब अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद उनका कद तेजी से घटा है। बीजेपी के पोस्टरों में तो सिंधिया दिखाई तक नहीं देते। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सिंधिया पर तंज कसा है। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में थे, वो हमारे साथ बैठते थे और हर मामले में अपनी राय रखते थे। फिर वो बीजेपी में गए तो पिछली सीट पर पहुंच गए। सिंधिया जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप मेहनत कीजिए और आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री होंगे। इसे लिख लें, सिंधिया बीजेपी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें कांग्रेस में वापस आना ही होगा। राहुल गांधी ने तो सिंधिया को भविष्य में मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कही थी, लेकिन सिंधिया बीजेपी में चले गए। लेकिन राहुल गांधी की नजर अभी भी सिंधिया पर है, तभी तो उन्होंने इशारों इशारों में सिंधिया को कांग्रेस में वापस आने का न्योता तक दे दिया। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस समंदर है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, किसी को आने से पार्टी में कोई नहीं रोकेगा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जो इत्तेफाक रखता है वो कांग्रेस में आ सकता है, लेकिन जिसे हमारी विचारधारा पसंद नहीं है उससे कहीं भी जाने से हम नहीं रोकेंगे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो वापस आते हैं तो उन्हें फिर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाँ, इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा।
राहुल ने सिंधिया को कांग्रेस में आने का ऑफर देने के साथ ही साफ कर दिया है कि वो यदि पार्टी में आए तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अब सिंधिया को विचार करना है कि क्या वो घर वापसी करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ये सत्र ऐसे वक्त में आयोजित हो रहा है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बीच जहां मोदी सरकार सत्र के दौरान चुनाव को साधने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष सत्र को स्थगित करने की मांग कर रहा है। जी हां, टीएमसी ने बजट सत्र को ही रद्द करने की मांग कर दी है। तो किस वजह से टीएमसी ने बजट सत्र स्थगित करने का उठाया मुद्दा, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 20 दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, वहीं ममता भी जमकर ललकार रही हैं। लेकिन इस बीच सांसदों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। ऐसे में उनके सामने दोहरी परेशानी है। एक तरफ उन्हें सत्र में शामिल होना होगा और दूसरी तरफ प्रचार भी करना है। इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि 5 राज्यों में चुनाव है। इस कारण से संसद के इस सत्र को आगे बढ़ा देना चाहिए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। सांसदों ने अपील की है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से बजट सत्र के दूसरे सेशन को रद्द कर दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए। डेरेक ओब्रायन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 26 फरवरी को चुनावों का ऐलान किया गया। ऐसे में चुनावी तैयारियों के कारण टीएमसी के सांसदों को संसद का सत्र अटेंड करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस दौरान 2 उदाहरण भी दिए जब विधानसभा चुनावों के कारण संसद के सत्र को आगे बढ़ा दिया गया था। डेरेक ने साल 2008 और साल 2011 का उदाहरण देकर संसद सत्र को टालने की अपील की। दरअसल टीएमसी की तरफ से ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही टीएमसी के बड़ी संख्या में सांसद हैं। वहीं बंगाल की चुनावी जंग भी काफी तेज हो रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से ये अपील की गई है। अब देखना होगा कि इस पर सदन में क्या फैसला लिया जाता है। वैसे लगता नहीं है कि मोदी सरकार सदन को टालेगी, क्योंकि बजट सत्र के बहाने ही वो चुनाव को साध सकती है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।